नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब अगला वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन का 78वां वर्षगांठ मनाया गया है। कौन सा वर्षगांठ? 78वां वर्षगांठ मनाया गया है। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसलिए प्रत्येक साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आंदोलन के बारे में, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, इस आंदोलन के बारे में यदि हम बात करें तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो वर्धा के कार्यकारिणी समिति में, यानी वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक 1942 में हुई थी। उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया गया। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 8 अगस्त 1942। आपसे जब पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया, कब प्रस्ताव को मंजूरी मिली, तो 8 अगस्त 1942, यानी इसी दिन से 8 अगस्त से ही भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इसी दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नया कैग नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नया कैग नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये तो प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जामों में। नया कैग नियुक्त किया गया है किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब से गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ राज्यपाल थे और उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें कैग के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कैग के अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके पहले राजीव महर्षि जी थे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कैग की, तो कैग भारतीय संविधान में कैग का वर्णन किस प्रकार से किया गया है उसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो पूर्व राज्यपाल थे वह राजीव महर्षि की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? राजीव महर्षि की जगह लेंगे और 2017 में कैग नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा, यानी 2017 में राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का था और वो 3 साल पूरा हो गया और उनके जगह पर किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को शामिल किया गया। दोस्तों, अगर हम कैग की बात करें तो कैग भारतीय संविधान, यह एक संवैधानिक पद है। कैग एक संवैधानिक पद है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है। क्या है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामों में कि संविधान के अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। आपसे प्रश्न पूछे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, कैग क्या करती है? अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत सरकार की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट को राज्यपाल को देता है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि कैग का क्या कार्य है। तो कैग भारत सरकार के रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है और राज्य सरकार के रिपोर्ट को राज्यपाल को देता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु की अवधि के लिए होता है। यानी कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों के। यानी कैग का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन उससे पहले यदि 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब भी वो कैग के कार्यकाल से विमुक्त हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कहने का मतलब ये है 65 वर्ष की आयु, यदि कोई व्यक्ति, जैसे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है कैग का, लेकिन यदि कोई व्यक्ति 63 वर्ष की आयु में 63 वर्ष की आयु में कैग का अध्यक्ष बनता है तो 63 वर्ष की आयु में बनता है तो 2 साल के बाद यानी 65 वर्ष में, तो 65 वर्ष में ही 2 ही साल रहा, तब तक 65 वर्ष हो गया उसकी आयु। तो जब उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तब क्या करते हैं, तब भी कैग को पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि आयु निर्धारित 65 वर्ष होती है और जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें से कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। संसद कैग को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ अयोग्यता प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ, यानी दोनों सदनों में यदि विशेष बहुमत के साथ अयोग्य प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कैग अपने पद से हटा दिया जाता है। तो कैग का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। कैग का वेतन किस निधि से, कहाँ से दिया जाता है? तो कैग का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, कैग का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो कैग का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। और भारत के सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वीर नरहरि राव। वीर नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक लेखा परीक्षक थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलेगी? पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो वो चलेगी देवलाली से दानापुर के बीच। देवलाली से दानापुर के बीच पहली किसान रेल चलाने की योजना है। तो ये देवलाली से दानापुर के बीच पहली किसान रेल चलाने की योजना है भारतीय रेलवे की। तो दोस्तों अगर हम बात करें, किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन की शुरुआत किया है, किसान रेल। तो किसानों की मदद के लिए शुरू की गई है किसान रेल। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाया जाएगा। अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में जाता है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता है। किसान रेल नासिक से देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। अब देवलाली कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली स्थित है और बिहार के दानापुर बिहार में स्थित है। देवलाली कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक में। और दानापुर कहाँ स्थित है? बिहार के दानापुर में। और किसान रेल की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक? नासिक से देवलाली, नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाएगी। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी, यानी भारतीय रेल सबसे पहली बार कब चलाई गई थी? तो देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, यानी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, बम्बई का बोरी बंदर 1853 ईस्वी में जाना जाता था। 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। तो कहा कि जब पहली बार ट्रेन चलाई गई थी तो उसमें लगभग कितने यात्रियों ने यात्रा की थी? तो 400 यात्रियों ने। पहली ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफ़र तय किया था। यानी मुंबई से ठाणे के बीच कुल कितने किलोमीटर की दूरी थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी की ट्रेन सबसे पहली बार चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया? यानी आरबीआई ने रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो दर के कोई परिवर्तन नहीं किया है और जो पिछला रेपो दर था उसी रेपो दर के हिसाब से रखा है। तो जो पिछला रेपो दर कितना था?
4%। 4% का रेपो दर है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब दोस्तों बात है रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? जब हमें पैसे की ज़रूरत, ये एकदम एक उदाहरण के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम व्यवहारिक तरीके से समझेंगे दोस्तों रेपो रेट क्या है। रेपो रेट क्या है? जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, एकदम हमने व्यवहारिक परिभाषा लिखा है, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज, मान लीजिए हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, जब हमें पैसे की ज़रूरत है, हमारा अकाउंट खाली है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो हम बैंक जाते हैं ना, बैंक से कर्ज लेने के लिए, बैंक से कर्ज लेने के लिए जाते हैं। जब हम बैंक से कर्ज लेते हैं, जब हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो उसके बदले में हम उनको ब्याज देते हैं, तो ब्याज का भुगतान करते हैं। इसी तरह बैंक को भी यानी देख लीजिए यहाँ से, जब हमें पैसे की ज़रूरत हो तो अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। किससे लेते हैं? बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके बदले हम क्या करते हैं? उनको, बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह से बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाजों के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमको कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं। क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक को भी अपनी रोज़मर्रा के कामकाज के लिए कुछ रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। किससे? बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से। हम जाते हैं बैंक में, और बैंक कहाँ जाता है? रिजर्व बैंक में। तो हम जब बैंक में जाएंगे, जब हम बैंक में जाते हैं तो हम उनको ब्याज देंगे। तब जब बैंक भी, कोई भी वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम कहें कि हम गए बैंक में, और जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ से जो भी कर्ज लेते हैं तो उसके बदले में ब्याज देते हैं उनको। ठीक उसी प्रकार बैंक, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जाती है, और जब आरबीआई से जो कर्ज लेती है और कर्ज पर उनको जो ब्याज देती है, वही ब्याज दर क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है। यानी जो रिजर्व बैंक, जो भारतीय वाणिज्यिक बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस रेपो रेट की, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखा। अब तो बात की रेपो रेट। देखिए रेपो रेट क्या था कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है। रेपो रेट में वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? एकदम रिवर्स मारेगा, यानी उल्टा मारेगा। यानी बैंक था, जो बैंक थे वो कहाँ गए थे? आरबीआई के पास कर्ज लेने के लिए। अब आरबीआई आएगा बैंक के पास, यानी रिवर्स मारेगा। तो दोस्तों देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। यानी क्या हुआ? अब आरबीआई ब्याज देगा। रेपो रेट में बैंक ब्याज देते थे, रेपो रेट में बैंक ब्याज देते थे, लेकिन अब आरबीआई ब्याज देगा उन्हें। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर में बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं, अब एक और 2 पॉइंट होंगे। अगर हम बात करें नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या है, नगद आरक्षित अनुपात CR क्या है, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो। तो भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कोई भी अगर बैंक कार्य करता है तो उनको कुछ, दोस्तों हम एकदम सरल भाषा में परिभाषा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये नियम रिजर्व बैंक ने बनाए हैं, कुछ निर्देश दिए गए। ये नियम कौन बनाया है? रिजर्व बैंक ने बनाया है। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बैंक है,
कोई भी बैंक है वाणिज्यिक बैंक, उन सभी वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। अपने अपने धन का कुछ हिस्सा नगद आरक्षित के रूप में, नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है, और जो नगद आरबीआई के पास रखा जाता है वही नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। एक बार फिर से समझ ले दोस्तों, सीआरआर क्या होता है। सीआरआर जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, उन बैंकों के कुल धन का कुछ हिस्सा, कुल धन का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है। तो जो हिस्सा आरबीआई के पास रखा जाता है नगद के रूप में, वही नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट है एसएलआर, यानी स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसएलआर क्या है दोस्तों? एसएलआर यानी स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। अगर हिंदी कहेंगे तो क्या होगा? वैधानिक तरलता अनुपात। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों का सहारा लेता है उनमें एसएलआर एक महत्वपूर्ण उपाय है। यानी नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसएलआर का उपयोग किया जाता है। एसएलआर का पूरा नाम स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात, इंग्लिश में स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो और हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। बैंकों के पास, अब देखिए परिभाषा क्या, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। बैंकों के पास उपलब्ध जमा का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक, कोई बैंक है, कोई भी बैंक यदि लोन जारी करती है, कोई भी बैंक लोन जारी करती है, तो जैसे यहाँ पर हमने सीआरआर में क्या बताया कि सीआरआर में बताया था कि बैंकों का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रहता है, बैंकों का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रहता है, सीआरआर में हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर एसएलआर में क्या होता है दोस्तों कि एसएलआर में होता है कि एसएलआर के अंतर्गत बैंकों को खुद रखना होता है स्वर्ण भंडार सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। स्वर्ण भंडार नगदी या सरकारी प्रतिभूति जो बैंक अपने पास रखते हैं सुरक्षित रूप में, यानी कि बैंक को दिवालिया होने से बचाने के लिए, बैंक को डूबने से बचाने के लिए बैंक खुद अपने पास नगदी, स्वर्ण भंडार और सरकारी प्रतिभूति रखता है। और वही जो सरकारी प्रतिभूति, स्वर्ण भंडार और नगदी अपने पास रखता है उसे एसएलआर कहा जाता है। एक बार फिर से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि एसएलआर किसे कहा जाता है? तो एसएलआर के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक नगदी को, स्वर्ण भंडार को, सरकारी प्रतिभूतियों को अपने पास रखता है, कुछ हिस्से के रूप में अपने पास रखता है ताकि बैंक दिवालिया ना हो। तो इस प्रकार के जो धन रखे जाते हैं उसे स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों सादिया देहलवी। सादिया देहलवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, मशहूर लेखिका थी। इनकी हाल ही में निधन हो गया और ये दिल्ली की रहने वाली थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू किया है? यानी अब बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आरबीआई ने अभी अभी ये एक नया योजना पारित किया है और उस योजना का नाम है पायलट योजना। पायलट योजना का कार्य क्या है दोस्तों? तो बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देख लेते हैं। दोस्तों आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का उद्देश्य उन स्थानों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए है
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अब दोस्तों बात करेंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 अधिनियम के तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था। जो रिजर्व बैंक का प्रारंभिक कार्यालय था वो कहाँ स्थित था? कोलकाता में। लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और कब स्थापित किया था, स्थानांतरित कर दिया गया था? 1937 ईस्वी में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों अगर कहे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यह आरबीआई पहले ब्रिटिश स्वामित्व वाली एक निजी बैंक थी जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी आईआईटी, कौन सा ऐसा आईआईटी संस्थान है जो लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु, लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्त आईआईटी कानपुर। कौन सा है दोस्त? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ, रक्षा मंत्रालय के साथ और आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता हुआ है। रक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता हुआ है। और वह समझौता किसके लिए? लोक शिकायतों के पूर्वानुमान और विश्लेषण हेतु। तो आपसे प्रश्न पूछे, लोक शिकायतों के पूर्वानुमान एवं विश्लेषण हेतु हाल ही में किन 2 संस्थाओं के मध्य एक समझौता हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय एवं आईआईटी संस्थान के मध्य समझौता हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह नई पहल शिकायतों के कारण उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए उन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। दोस्तों अगर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से कुछ खास प्रश्न बन के नहीं निकलेंगे, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया? परिवार पहचान पत्र पीपीपी, प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला पीपीपी नहीं, ये है परिवार पहचान पत्र पीपीपी। पी से परिवार, पी से पहचान, पी से पत्र, यानी परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत किसने की है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत किसने की है? तो हरियाणा सरकार ने। परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत किसने की है? तो हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। दोस्तों हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक को निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार दोस्तों ये जो पीपीपी परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की योजना है, जिसमें कितने लाख लोगों को लाभ मिलेगा? 54 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार के एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रदीप कुमार जोशी को। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे।
यानी कि इसके पहले प्रदीप कुमार जोशी से पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना जी थे, और जो यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यानी लोक सेवा के पदाधिकारियों के नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन कौन करता है? तो कौन करता है परीक्षाओं का संचालन? लोक सेवा आयोग करता है, यूपीएससी करती है। और संविधान के भाग 14, यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 23 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। यानी संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में, भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के मध्य एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। तो आपसे प्रश्न पूछे, संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के मध्य में है? तो 315 से 323, 315 अनुच्छेद से 323 तक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? OHE निगरानी ऐप। तो दोस्तों OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा। OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है। ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगी। ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा OHE ऐप को लॉन्च किया गया। अब OHE ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप क्या है दोस्तों? तो ओवरहेड उपकरण ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। फिर अगला है हमारा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS आधारित पेट्रोलमैन ट्रैकिंग। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS आधारित पेट्रोलमैन ट्रैकिंग, इसमें ओवरहेड उपकरण खामियों के वास्तविक समय कैप्चरिंग और फोटोग्राफ लेने का प्रावधान है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, कब? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, जो हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।